हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आई हूँ। पेपर 1 में किस तरीके से आप 35 प्लस क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी बर्डन के। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि हमारे बस अब सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो आपको ऐसा क्या करना है। आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पर है, अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया प्रिपरेशन तो आपको किन यूनिट्स पे फोकस करना है, उसके बाद कौन सी यूनिट्स आपको अगर कोई छोड़ने का सोच रहा है तो आपको उस पर क्या करना है। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से आप 35 प्लस क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं अगर आप ये 40 दिन भी कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि क्यों पेपर 1 की इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों हम पेपर 1 को इतना तवज्जो दे रहे हैं, इतनी मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों हमें ये पेपर 1 पढ़ना है। तो इसका एक सबसे पहला जो मेरा रीजन है वो ये है कि पेपर 1 कहीं ना कहीं आपके पूरे ओवरऑल स्कोर को बैलेंस करने के काम आता है। आप सिर्फ पेपर 2 पढ़ के और अपना नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 कहीं ना कहीं आपके जो आपका स्कोर है उसको बूस्ट करने के काम आता है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अगर एनटीए ने ये पेपर आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे लगता है कि उसका एक जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको ये जनरल जो आपका एक एप्टीट्यूड है वो आपका होना ही चाहिए। और इसके क्वेश्चंस मैंने जितना नोटिस किया एज कंपेयर टू पेपर 2 अगर देखते हैं तो बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है फर्स्ट। दूसरी चीज, आप पीएचडी परस्यू करेंगे तो आपको रिसर्च भी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेसिक यूनिट हो गई। छोटी सी जैसे आपकी फॉर एग्जांपल डीआई आपका एक आपका एप्टीट्यूड आपका देखा जाता है इस चीज में। आपका लॉजिकल रीजनिंग एक टॉपिक है। आईसीटी आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं और किसी भी फील्ड के बच्चे हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल कोई सोशियोलॉजी किसी का सब्जेक्ट है, तो लेकिन ये चीज ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। इसीलिए एग्जाम और सबके लिए सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल है हर अपनी अपने जो जिनका पेपर 2 है उसके कंपैरिजन में पेपर 1 जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब इम्पोर्टेंस की बात करी जाए कि पेपर 1 को हमें 35 प्लस स्कोर क्यों लाने हैं, ये रिक्वायर्ड इसलिए है। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैंने ये सुना था अपने टीचर से कि जिस बच्चे का पेपर 1 इस लेवल का प्रिपेयर्ड है कि वो 35 प्लस स्कोर कर पा रहा है या फिर 35 प्लस क्वेश्चंस उसके बन पा रहे हैं, तो वो इजीली अपना जेआरएफ तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये जो पेपर 1 है वो आपके लिए बेसिकली गेम चेंजर है। क्यों है गेम चेंजर, मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम है कि हमारे पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हैं और पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चन हैं। अगर आपकी कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 200 के आसपास भी जा रही है, आप 100 के 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 जो पेपर 2 में नहीं कर सकते, लेकिन पेपर 1 के जो ये 50 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आप अगर इसको एनालाइज करते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा भी इसमें अपने एफर्ट्स डाल दिए तो आप देखिए कि 35 क्वेश्चंस तो आप यहीं से बना रहे हैं, विच इक्वल्स टू 30 मार्क्स, सॉरी 70 मार्क्स। 70 मार्क्स तो आपके यहीं से बन रहे हैं, बचे हुए मार्क्स आपको यहाँ से लेकर आने हैं पेपर 2 से। तो पूरा बर्डन आपका इस पेपर पे ना पड़े, इसलिए ये बर्डन आपका कम करता है और ये कहीं ना कहीं आपके बैलेंस करता है मार्क्स को। ठीक है, ये है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। और इजी है, बहुत जनरल यूनिट्स हैं, अपने हिसाब से बांट लीजिए। मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और आप उसके हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिस हिसाब से मैंने किया था। और अगर कोई भी स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करता है, फेथ रखता है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पेपर में आराम से 35 से 40 ला सकता है। मैं शायद थोड़ी सी और इस चीज पे मेहनत करती तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। तो सबसे पहली चीज जो हम आज देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी इस प्रिपरेशन में। देखो हमारे पास है टोटल 10 यूनिट्स, ठीक है। और बिल्कुल ही मैं अगर देखूं मेरे पास 3 महीने थे, 3 महीने में अगर मैं इस एक स्पेसिफिक यूनिट हायर एजुकेशन को या पीडी को भी उठाती तो भी मुझे 6 मंथ्स कम पड़ते। तो मैंने एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच रखी थी, मुझे 3 महीने में करना था क्लियर, क्योंकि मेरे एग्जाम से पहले सिर्फ 3 मंथ्स थे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी रखी कि कुछ यूनिट्स का पैटर्न बहुत डिफरेंट है और यूनिट्स को पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है। तो मैंने स्लॉट्स बनाए
किस तरीके से बनाए मैंने स्लॉट्स, हायर एजुकेशन और पीडी ये मैंने एक स्लॉट में डाली। मैंने सोचा कि इन दोनों को पढ़ने के लिए मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी से फॉलो करूंगी, क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो इतना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बैठ पा रहा था और विद इन 3 मंथ्स नहीं हो सकता था। तो मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने फोकस किया कि मैं पीवाईक्यूज इसके बहुत ज्यादा अच्छे से करूंगी, पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। अगर मैं पीवाईक्यूज कर रही हूं तो अच्छे से उनको एनालाइज करते हुए पढ़ूंगी। मेरा जो एक मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, मतलब मुझे उस यूनिट का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पूरे पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं कि जो यूनिट अगर मैं छोड़ के जा रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उस यूनिट से या फिर जो डिफिकल्ट यूनिट होती है उस यूनिट से इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर मैं 2 नंबर भी पीछे रह रही हूँ तो इससे काफी बड़ा डिफरेंस आ सकता है, जेआरएफ रह सकता है, नेट रह सकता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि ये मैं चाहे कितना भी कवर कर लूँ, इसमें श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हम बता ही नहीं सकते कि ये श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैं इसके 5 के 5 क्वेश्चन सही कर लूंगी या पीडी के 5 के 5 क्वेश्चन सही कर लूंगी। तो ये मैं बहुत क्लियर थी इस चीज को लेकर। तो मैंने फोकस किया कि मैं क्या करूंगी, हायर एजुकेशन और पीडी पीवाईक्यू से करूंगी और पैटर्न चेक करूंगी कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक है कि डायरेक्ट आपको ईयर बेस्ड आ जाते हैं, कुछ इतने हैं कि कब कौन सी चीज स्टैब्लिश हुई थी। तो इस पे आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे। आप पीवाईक्यूज करेंगे, अभी 40 दिन है, इसके पीवाईक्यूज आप अच्छे से अगर कर लेते हैं, अगर आप उसके आंसर चेक कर रहे हैं, कोई अगर उसका आंसर है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर, इसका रीजन क्या है, आंसर आपको देखना है इस तरीके से कि रीजन क्या है और जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो रीजन मतलब वो आंसर क्यों नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन होता उनका तो वो क्वेश्चन क्या बन सकता था, तो आपको इस चीज पे भी फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके से ये एनालाइज करते हुए फैक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज कब बनी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इग्नू कब बना था, ये आप ईयर्स याद करते जाएंगे, ये फैक्ट्स हैं और ये आप पीवाईक्यूज के थ्रू ही याद करें, ज्यादा बेटर होगा। अगर आप ये आप पीवाईक्यूज की तरह ही करें। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट से भी कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपको लगता है कि इन 40 डेज में मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो आप उसको ऐड ऑन करते जाइए। इनमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये आप कितना भी कवर कर ले तो भी आप श्योरिटी से 5 के 5 क्वेश्चंस यहाँ से टारगेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि मेरे पूरे सही हो जाएंगे, हो जाते हैं, तुक्के सही हो गए वो बात अलग है, बट फिर भी ठीक है। तो आपकी आउट ऑफ 10 2 यूनिट्स यहाँ पे हमने साइड कर दिए हैं, किस तरीके से आपका रहेगा। कमिंग टू अब जिन यूनिट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और श्योरिटी बेस्ड आप क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो मैं इन यूनिट्स को दूंगी। ये 4 यूनिट्स आप देख लीजिए, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन। अब देखा जाए तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा नहीं है तो वो सोचेंगे कि अरे मैम ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन और जो डीआई आपका, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अभी 40 दिन है। पीवाईक्यूज अगर आप देखते हैं इन यूनिट्स के तो पीवाईक्यूज से आप पर डे एक डीआई और कॉम्प्रिहेंशन अगर पर डे भी सॉल्व करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे कॉम्प्रिहेंशन को क्या प्रैक्टिस करना, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन इजी है वहीं जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। आपकी जो रीडिंग हैबिट जब डेवलप होगी, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन हम सिर्फ एकदम पेपर में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा वो तो नहीं पढ़ा जाता है। मैंने ये खुद फील किया है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं पढ़ा जाता है, हमारी वो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि हम उसको अच्छे से पढ़ सके, उसको एनालाइज कर सके, उसमें से आंसर्स देख सके, अप्रोच बना सके कि किस तरीके से क्या पैटर्न है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको कोई और रिसोर्सेज पे जाने के लिए नहीं कहूंगी, कोशिश करिए कि पीवाईक्यूज आप देख लीजिए। ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि यूजीसी नेट का एग्जैक्ट पैटर्न थोड़ा थोड़ा क्या है, मतलब ये किन टॉपिक्स को लेता है, ठीक है। आपका यहाँ से ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो डीआई है स्टार्टिंग में नहीं होगा, क्वेश्चंस को समझने का एक थोड़ा सा तरीका, इस मतलब ये क्वेश्चंस ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके ये सीधा 10 क्वेश्चंस हैं विच इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स और 20 मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अपना 100% फोकस अगर आप इन 4 यूनिट्स पर लगा देते हैं तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके,
20 क्वेश्चंस, ये श्योरिटी बेस्ड है। आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के जाएंगे, आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप ये श्योरिटी है कि क्वेश्चंस उसके एकदम सेम पैटर्न के आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ आप वो श्योरिटी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपकी कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ हायर एजुकेशन पीडी आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप श्योर नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये 4 यूनिट्स आप इजीली कवर कर सकते हैं, और इनको आप अपना बेस्ट देकर, जो कि बेस्ट कैसे होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्रैक्टिस करी, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज करके और मॉक टेस्ट से फिर उनको करते रहे। मैथ्स की बात करें, अब जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो मैथ्स कैसे कर सकते हैं। उनको मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीटेटिव होते हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको लगेगा कि वो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सेम पैटर्न है जो आता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेन जो होते हैं मैथ्स के। बहुत ऐसी डीप वाली मैथ्स नहीं आती है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये अगर हमें थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया होता ध्यान से, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो जिस ये मैथ्स से आपकी कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं डीआई में भी हेल्प करेंगे। मैथ्स में आप फोकस कर सकते हैं परसेंटेज पर, ठीक है, पीएनएल पर, उसके बाद डिस्काउंट पर, टाइम एंड वर्क पर फोकस कर सकते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इन पे फोकस करना है आपके। यहाँ पे इजीली अगर आपने इसको कर लिया, आप सीरियसली इसके आंसर्स, और आप श्योरिटी, जिस दिन आप पेपर देके आएंगे उस दिन भी आप श्योर होंगे, क्योंकि आपके आंसर्स एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। कभी कभार आप आंसर्स जो आपके ऑप्शंस है उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीजें आप सीख जाएंगे, वो प्रैक्टिस से आ जाएगी। अभी 40 दिन है, आराम से कुछ टॉपिक्स को लीजिए जो हमारा एनटीए पूछता है, पैटर्न देखिए पेपर का, पीवाईक्यूज जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका मैथ्स हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों आपकी आएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस, इन दोनों में आपको सिर्फ एक डीआई और एक कॉम्प्रिहेंशन डेली करना है। 40 दिन है, अगर आप 40 कर लेते हैं तो सोचिए आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका टाइम इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगा अच्छे से। आप देखेंगे कि मुझे कितना टाइम लग रहा है करने में। अब जो आपकी यूनिट्स बचती हैं, ये जो 4 यूनिट्स है आपकी, ये बेसिकली थ्योरेटिकल यूनिट्स है आपकी, है ना। अब थ्योरेटिकल तो ये भी है, पर ये वाली जो थ्योरी है ना, ये वाली, ये प्रॉपर फैक्ट्स बेस्ड है, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना, ये जनरल थ्योरी है। कहीं ना कहीं हम लोग ना, मतलब अपनी डेली लाइफ में भी चीजें देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जाएंगे तो कुछ टॉपिक्स तो इतने बेसिक हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्लासरूम का क्या, क्लासरूम इफेक्टिव मैनेजमेंट, किस तरीके से क्लासरूम होनी चाहिए, कंडक्ट की जाती है, ये आपके बेसिक टॉपिक्स है जो कि आप थोड़ा सा भी अगर लगाएंगे कि कैसे पैडागॉजी क्या होती है टीचर्स की, ये आपको सब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ये वाले जो क्वेश्चंस है आपके टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन और आईसीटी, जो ये वाली यूनिट्स हैं, इनमें आपकी अप्रोच क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है अपन को, ठीक है। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है। पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को एक पूरी यूनिट लेकर नहीं बैठना है, आपको देखना है, टीचर्स ने बताया होता है, यूट्यूब पे आपको काफी सारी ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें आप देखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए जाते हैं हर यूनिट के, आप जब उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ईजी हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस वो और पीवाईक्यूज कर लेने हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। 3 पार्ट्स में मैंने जो डिवाइड किया है, वो कैसे डिवाइड किया है देखो, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया टीचिंग, रिसर्च, उसके बाद कम्युनिकेशन और आईसीटी, ठीक है। ये आपकी डेली लाइफ में भी, यूजुअल डे टू डे लाइफ में भी काम आती है। आईसीटी आपको पता चलेगा, जिन लोगों को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में उनको समझ में आएगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ फैक्ट्स आएंगे, बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मतलब बेसिकली बोरिंग यूनिट्स नहीं है, कहने का मतलब इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं। इसमें से आप इजीली अगर 20 क्वेश्चंस है ना, और आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया, और मैं फिर भी एक एक नंबर बेटा, तो भी आप 15 से 16 क्वेश्चंस थोड़ा सा भी अगर फोकस करके पढ़ लिया, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो 20 में से आराम से 15 से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो ये इनको पढ़ने का एक तरीका है। इनको करना क्या है,
इस पे आपको सिर्फ फोकस करना है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है, इन चारों यूनिट्स के लिए। उसके बाद आपका डीआई और कॉम्प्रिहेंशन आप करेंगे पर डे 1, जो कि ऑटोमेटिकली आपका पीवाईक्यू से होगा, ठीक है। थर्ड आप देखेंगे अपना मैथ्स और एलआर। अब एलआर में अपनी क्या है, 2 टाइप की एलआर है, एक है वेस्टर्न और एक है इंडियन, ठीक है, लॉजिक, इंडियन लॉजिक। अब सीरियसली बताऊं तो अगर ये आपको देख के लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब इंडियन लॉजिक बहुत ज्यादा, जिनने पढ़ ली है, जिनको पता है कि इंडियन लॉजिक डिफरेंट है, फैक्ट बेस्ड है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हैं ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। जो आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये जो दोनों यूनिट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इस पे आपको अपना अभी फिलहाल के टाइम पे 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहेंगे। इनमें आप श्योरिटी दे सकते हैं। ये जो 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका आपका अप्रोच क्या रहेगा कि आप इसका पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेप्ट प्लस इसके पीवाईक्यूज कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लास्ट जो आपकी वो जो 2 यूनिट है, उस पर आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, और पीडीई, ठीक है, इन दोनों के आप कोशिश करिए कि सिर्फ पीवाईक्यूज कर लीजिए और कुछ भी मत करिए, क्योंकि अभी बिल्कुल मेन टाइम है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। पीडी आप पढ़ेंगे अपने आप में, वो इन्वायरमेंट में इतना वास्ट है वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक इतना बड़ा है कि वो आप कवर ही नहीं, मतलब 40 दिन में तो क्या, मतलब मुझे लगा था कि 6 मंथ्स भी कम है, मतलब एज अ स्टूडेंट मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इनके सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब ये वाली तो एक पॉइंट को बिल्कुल डिसाइड कर लो कि मुझे कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है। किसी को लगता है कि कौन से रिसोर्सेज कंटेंट कहाँ से डेवलप करें, पीवाईक्यू से बेटर कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा कि पीवाईक्यूज कहाँ से करें, ठीक है, पेपर 1 की। मैंने जब एज अ स्टूडेंट मैंने भी काफी रिसर्च की थी पीवाईक्यू की बुक के लिए कि मुझे कहाँ से पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए पेपर 1 की, और सबसे मैटर करते हैं पीवाईक्यू की बुक में कि एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किस तरीके का दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं अभी भी एज अ स्टूडेंट भी जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी, तो मैंने जितने भी मुझे लोग मिले जो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने सभी को एक सजेस्ट किया था, जेआरएफ अड्डा की जो पेपर 1 की जो पीवाईक्यू की बुक है, मतलब वो लिटरली द बेस्ट बुक है। जिस हिसाब से उसमें चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ेंगे आपको एक तो बहुत फ्लो लगेगा, एकदम फ्लो बेस्ड पढ़ाई लगेगी। आप जो क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम कितना फ्लो, कितना सूदिंग तरीके से पढ़ पा रहे हैं उस चीज को। वो रीडिंग इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, और आपका वो इजीली कवर होता जाएगा। एक्सप्लेनेशन इतने क्लियर हैं, टू द पॉइंट है कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो पेपर 1 के जो मैं बोल रही हूँ पीवाईक्यूज जो हैं, क्योंकि बाकी जो पेपर 2 है उसमें सबका अपना अपना एक अप्रोच रहता है, बट पेपर 1 के पीवाईक्यूज के लिए जेआरएफ अड्डा की जो पीवाईक्यू की बुक है वो लिटरली द बेस्ट है। मैं एज अ स्टूडेंट भी रही हूँ और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ। उसका रीजन ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा कंसाइज है, आपको लगेगा कि आप अच्छी चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कवर करिए, आपको पीवाईक्यूज में इंटरेस्ट भी आएगा। जिनको पीवाईक्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो क्यों नहीं है और उसका क्वेश्चन क्या बनता, तो वो उस तरीके से लिखा हुआ है। तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके से अपने पेपर 1 को इन 40 दिनों में पूरा अच्छे से स्ट्रैटेजी बेस्ड पढ़ाई करें। ये 40 दिन में आपका पेपर 1 इजीली 35 प्लस स्कोर आराम से होगा, अगर आप पीवाईक्यूज प्लस जो मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई कि किस यूनिट पे किस तरीके से फोकस करना है, अगर इस तरीके से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।